नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात होगी कर्नाटक के चुनाव की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता ने राजनीतिक दलों के साथ प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक चुनाव को देश के दो बड़े राजनीतिक दलों बीजेपी और कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि कर्नाटक का मिजाज हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रहा है। कम से कम पिछले 4 दशकों का इतिहास तो यही बताता है। लेकिन इस बार बीजेपी यह मिथक तोड़ने के प्रयास में है। वहीं कांग्रेस इस जीत के जरिए मिशन 2024 के लिए संजीवनी की तलाश में है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें यह भी देखना होगा कि क्या इस जीत में या इस हार में अगर कुछ 19-20 होता है तो यह बूस्टर डोज किसके लिए होगा, बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए? ईवीएम में कैद हुआ राजनीतिक दलों की किस्मत का फैसला। मिशन 2024 से पहले बीजेपी और कांग्रेस का लिटमस टेस्ट। बीजेपी तोड़ेगी 4 दशकों का मिथक या कांग्रेस बरकरार रख पाएगी पुराना ट्रेंड। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आज मतदाताओं ने सभी दलों की प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में बंद कर दिया। अब 13 मई को जब पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा कि किसकी किस्मत सत्ता आई और किसके हिस्से में अगले 5 सालों के लिए संघर्ष। लेकिन इससे पहले आज दिन भर मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। क्या आम क्या खास, सभी ने कतार में लगकर वोटिंग की। कर्नाटक में वोटिंग शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शिगांव में पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इससे पहले बोम्मई ने हनुमान मंदिर जाकर पूजा अर्चना की थी। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर बीएस येदियुरप्पा ने शिकारीपुरा में शिवमोगा में अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। इसके बाद कर्नाटक बीजेपी के ट्विटर हैंडल से उनके पूरे परिवार की तस्वीर पोस्ट की गई। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदान किया और इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी नजर आईं। खड़गे ने वोट डालने से पहले बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने वोट डालने के बाद दावा किया कि मुझे 60% से ज्यादा वोट मिलेंगे। कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी। मैं रिटायर नहीं होने जा रहा हूं, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा आखिरी चुनाव है। उधर जेडीएस प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और उनकी पत्नी चेन्नम्मा ने हासन के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए काफी अहम है। खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इस बार के चुनाव में जहां जनता के मुद्दों से इतर कमीशन खोरी, मुस्लिम आरक्षण, द केरला स्टोरी और बजरंग बली जैसे तमाम मुद्दे प्रचार के दौरान छाए रहे, कांग्रेस जहां भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमलावर रही, तो वहीं बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे के साथ साथ डबल इंजन सरकार के फायदे और कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए जीत का मंत्र तलाशने की कोशिश करती नजर आई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की। दरअसल पीएम मोदी जानते हैं कि कर्नाटक चुनाव के साथ साथ खासतौर पर एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव मिशन 2024 की राह को आसान बना सकते हैं। लेकिन साथियों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले।
कर्नाटक में जिस एक मुद्दे पर बीजेपी सबसे ज्यादा बैकफुट पर रही वो था भ्रष्टाचार का मुद्दा। कांग्रेस ने मुंबई सरकार पर आरोप लगाया कि वो हर कॉन्ट्रैक्ट पर 40% कमीशन खा रही थी। बेलगावी में एक ठेकेदार ने बीजेपी के मंत्री पर यह आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली थी कि उससे 40% कमीशन मांगा जा रहा था और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने राज्य सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नतीजा ये हुआ कि मंत्री ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार बुरी तरह से घिर गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी तमाम नेताओं ने हर मंच से 40% कमीशन वाली सरकार बोलकर बीजेपी पर तंज कसा। यहां तक कि चुनाव से पहले पूरे कर्नाटक में पे सीएम के पोस्टर लगाए गए। यानी कांग्रेस को लगा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा इस बार के चुनाव में उसके लिए संजीवनी देने का काम कर सकता है। हालांकि शुरुआती दौर में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन चुनाव करीब आते आते मुकाबला कांटे का दिखाई देने लगा। कांग्रेस की कोशिश है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर स्थापित कर लिया जाए। कुल मिलाकर कहा जाए तो दक्षिण के इकलौते दुर्ग कर्नाटक में चुनावी जीत के साथ साथ बीजेपी वर्षों पुराने मिथक को तोड़ने के प्रयास में तो है ही, साथ ही देश को संदेश देना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों के जरिए बीजेपी की धार को कुंद किया जाए और जिससे कांग्रेस न सिर्फ मुख्य विपक्षी दल के तौर पर स्थापित हो बल्कि मिशन 2024 फतह करने के रास्ते पर अपने कदम तेजी से बढ़ा सके। हालांकि ये बात भी सच है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मुद्दे थोड़े अलग होते हैं। सिर्फ विधानसभा चुनाव के नतीजों के बल पर यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि वही नतीजे लोकसभा चुनाव में भी दोहराए जाएंगे। इसका उदाहरण पिछले कई विधानसभा चुनावों के नतीजों में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो 5 साल आपकी सरकार, 5 साल मेरी सरकार। बीजेपी इस मिथक को तोड़ने की तैयारी में है, कोशिश में है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में ऐसा कर चुकी है, लेकिन क्या कर्नाटक की स्थिति भी यही बात कहती है? अब तक का जो वोट प्रतिशत रहता है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस भारी पड़ती नजर आई पहली बार, तो क्या यह बात सही है या महज यह हवाई बात है? इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली बार कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप इतनी ज्यादा सक्रिय नजर आई। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। पीयूष पंत राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश सिंह नेता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत। पीयूष जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, किसकी हवा चली, किसकी हवा बदल गई? ये जो वोट प्रतिशत है, जो एएनआई का हम बता रहे हैं, 65.69% 5 बजे तक का था, यानी अंदाजा ये लगाया गया कि 70% के आसपास। तो क्या लग रहा है इसमें? देखिए, पिछली बार जो है कि 72% के लगभग जो है मतदान हुआ था। जी जी। तो अगर उससे कम होता है तो यही देखा जाता है कि निश्चित रूप से जो है कि जनता वही चाहती है कि स्टेटस को बना रहे, जैसे जो है सरकार वो बनी रहे। तो उस हिसाब से तो हालांकि ये सरकार तो जो है छीनी हुई सरकार है, जो सरकार अभी बोमई की सरकार थी, क्योंकि येदियुरप्पा की सरकार जो चुनाव के बाद बनी थी वो विकास मत हासिल नहीं कर पाई, तो वो गिर गई थी। तो ये कांग्रेस जेडीएस को तोड़ के और एमएलए को तोड़ के बनाई गई सरकार थी। तो इसका बना रहना कितना लाजमी रहेगा जनता की नजरों में, ये तो 13 तारीख को पता लगेगा। लेकिन अगर वोट प्रतिशत कम होता है तो निश्चित रूप से हमने पिछले चुनाव में भी देखा कि चाहे आप देख लीजिए कि क्या नाम, आप मणिपुर के चुनाव में हमने देखा, इसके अलावा और दूसरे चुनाव में भी हमने देखा, हिमाचल में भी हमने देखा, ज्यादा प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं किया, थोड़ा बहुत ही हुआ था। तो लेकिन वहाँ बदलाव हमको दिखाई दिया, वहाँ पे हुआ। तो लगभग ये स्थिति जो मुझे लगता है बनी रहेगी। और जो अभी एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उसमें भी लगभग यही चीजें आ रही हैं कि एक हंग असेंबली आती हुई दिखाई दे रही है। और उसमें जो ये लगातार कहा जा रहा था कि जेडीएस जो है कि उसकी भूमिका एक मेकर की होगी, तो वो होती हुई दिखाई देती है, चाहे बीजेपी की ज्यादा सीटें आए चाहे कांग्रेस का है। लेकिन अगर वो 113 का आंकड़ा नहीं छूते हैं और जो मत प्रतिशत हुआ है अगर बहुत ज्यादा होगा, तो जिस तरह से कैंपेनिंग की गई थी और जो एक कांग्रेस ने पूरा एंटी इनकम्बेंसी कैंपेन उठाया था, 40% जो है घूस वाला बात उठाई थी और तमाम जो है कि उन्होंने वादे उनको किए हैं। और एक ये लग रहा था वहां देख के कि लोग नाराज हैं मुंबई सरकार के खिलाफ, जो है भाजपा सरकार से येदियुरप्पा का जो अपमान किया गया था उसको लेकर लिंगायत समाज नाराज था। ये तमाम फैक्टर्स से जिसके लग रहा था कि एक हवा कांग्रेस के पक्ष में बहती हुई दिख रही है और उनके नेता भी, यानी पीएम के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। खैर, संदीप त्रिपाठी जी,
क्या लग रहा है आपको? धड़कनें तो दोनों पार्टियों की बड़ी हैं, क्योंकि अगर अग्नि परीक्षा की बात चल रही तो दोनों दलों के लिए अग्नि परीक्षा ही है। आ रहे हैं, इसमें कोई संख्या नहीं है। कल की डिबेट में भी मैंने कहा था और आज फिर मैं कह रहा हूँ कि 120 से 150 और जितने एग्जिट पोल अभी तक आए हैं, एक एग्जिट पोल छोड़ दीजिए तो लगभग सभी में जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ सब इसी के आसपास है। और एक बात आप समझिए, एक जो है दोहा जो बहुत ज्यादा इस समय इस्तेमाल हो रहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए। तो ये जो कांग्रेस की अब की बार ये कर्नाटका में लहर चली है ना सर, इसमें जेडीएस के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा संभावना है। और वही जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत ज्यादा संभावना नहीं बचेगी। अब ये मान के चलिए कि जिस तरीके से हमने जो बातें की थी उसको सांप्रदायिक रंग देने की भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी कोशिश की, हमारे प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने बहुत सारा रंग देने की कोशिश की, लेकिन वो रंग कर्नाटका पर चढ़ नहीं पाया। और दूसरी बात जो बाहर आ कहता था जिसकी हम लोग चर्चा नहीं करते थे, 32% लगभग आबादी वहाँ पर दलितों की है। संदीप जी एक बात बताइए, दोनों राष्ट्रीय दल ये क्यों चाहते हैं कि लोकल और क्षेत्रीय दल मजबूत ना हो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। पहली बात आप समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो परसेप्शन निकल के आ रहा है हम उस आधार में बात कह रहा हूँ। जेडीएस का पूरा सम्मान है, चुनाव हो तो गया। अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो किसके साथ जाएंगे फिर? नहीं, बहुमत तो मिलेगा। अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? अगर नहीं मिला, अगर मगर की बात ही नहीं है सर, अगर मगर तो है ही नहीं है। देखिए कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। अगर संभावनाएं पहले से ही होमवर्क करके रख लेना चाहिए, अगर होता है तो क्या करेंगे? नहीं, जब आपको जब हमने कई बार कई डिबेटों में लगातार लगभग 3 दिन से बात कह रहा हूँ कि ये कुंजी पढ़ने वाले लोग 5 दिन में कारपोरेट बॉम्बिंग करके सोचते हैं चुनाव जीत लेंगे, तो वो पास तो हो सकते हैं लेकिन पास नहीं कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से पास हो जाएगी। ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी, अब ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब तो सारी चीजें कैद हो चुकी हैं, 13 तारीख को सब सच सामने आएगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस क्या नजर आ रहा है? देखिए रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है रविंद्र जी? हाँ, बस दिक्कत ये हो रही कि इनके चेहरे पे ज्यादा मुस्कुराहट है, आप थोड़ा सा आज कम मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, हम तो चूंकि देखिए चुनाव में हम लोग मेहनत करते हैं जी, वो तो जमीन पे घूमते रहते हैं। ये लोग तो बेटा की तरह बरसाती बेटा की तरह जब चुनाव होता है तब बाकी इटली में घूमते रहते हैं और बाकी जगह घूमते चलिए उससे बाद में बात करें। देखिए रविंद्र जी, क्या है ना कि भारतीय राजनीति में क्रेडिबिलिटी की बात है। तो एक जो विश्वास की बात होती है, तो आदरणीय मोदी जी या हमारे जो प्रदेश के नेता है ना, तो उन्होंने विश्वास कायम किया है जनता के बीच में। पूरी कांग्रेस आ जाए, प्रियंका जी आ जाए, सोनिया जी आ जाए, राहुल जी आ जाए, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी की बात होती है ना, वो कांग्रेस हासिल नहीं कर पा रही। जमीन पे जो जनता है उन्होंने 70 साल के भ्रष्टाचार को देखा है, जो देश तोड़ने वाली मुहिम रही है ना उसको भी देखा है जी। और जो धर्म के आधार पर इन्होंने 4% आरक्षण दिया था, जिसको हमारी सरकार ने खत्म करने का काम किया है। जब ये बात कर रहे थे SC/ST के, तो कोर्ट ने उस पे क्या कुछ कोर्ट ने कहा है ना, उस पे कुछ नहीं, ठीक है कहा है, हम अपनी बात वहाँ पे रखेंगे। तो वो किसके फेवर में चला गया? नहीं, जो धर्म के आधार पे बंटवारा करने की कोशिश करते हैं और ये जो बजरंग दल पे ये PFI के बैन को लगाने की बात करते हैं। नहीं, जो आपने आरक्षण की बात करी, 4% आरक्षण जो था मुस्लिमों को मिलता था उसको खत्म करने की बात करके और डिवीजन करने की बात हो रही थी, तो कौन कर रहा है ये राजनीति या सियासत? आरक्षण पे कौन कर रहा था? ये कांग्रेस कर रही है। धर्म के आधार पे तो संविधान भी हमारा नहीं पता कि धर्म के आधार पे धर्म के आधार पे कांग्रेस धर्म के आधार पे 4% आरक्षण जो दे रहे, तो जनता उसको देखती। एक बड़ा वर्ग है हिंदू। देखिए थोड़ा सा करेक्शन कर दें राजेश जी, देखिए इसीलिए कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि तोल मोल के बोलना चाहिए, क्योंकि सब चीजें कैद हो रही है कैमरे में। पीयूष जी क्लियर कर दीजिए। देखिए रविंद्र जी, जो राजेश जी कह रहे हैं सही नहीं कह रहे, बीजेपी वाले यही लाइन ले रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में जो ये मुस्लिम को जो आरक्षण मिला था वो धर्म के आधार पे नहीं मिला था। वो वहाँ पे एक प्रावधान है
कि वहाँ पे बैकवर्ड कास्ट को जो है वो मिलता है, और जो बैकवर्ड कास्ट में जो और 2A और 2B का जिससे 2C 2D इस तरह के प्रावधान है, जिसमें अलग अलग, जैसे 2A में 15% आरक्षण मिलता है, 2B में जो है 4% मिलता है। तो जो मुस्लिम समुदाय, जो पिछड़ा समुदाय है, उनमें मुस्लिम जो लोग हैं, तो हर कोई जो पिछड़ा समुदाय है उनको ये धर्म के आधार पे नहीं है, वो जाति के आधार पे जो है, जो पिछड़ा और समाज जो है सेक्टराइजेशन किया गया है। और हाँ, इन्होंने जो है इसको हटा, नहीं, अपनी बात में करेक्शन करेंगे या पीयूष जी जो कह रहे हैं उसमें करेक्शन करेंगे, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए पहले। आप अपनी बात में करेक्शन करना चाहेंगे या पीयूष जी जो कह रहे हैं उस बात पे करेक्शन करना चाहेंगे? रविंद्र जी, मैं पीयूष जी की बातों में करेक्शन करना चाहता हूँ। जो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, मैं उनकी बात नहीं, आप गुमराह कर रहे हैं, आप भाजपा वाले। आप जाके देख लीजिए, वहाँ कानून देख लीजिए क्या बने हैं, क्या प्रावधान है वहाँ पे। जब भी मुस्लिमों की बात आती है तो केवल मुस्लिमों की बात आती है। गुमराह आप कर रहे हैं और आप भाजपा वाले गुमराह करते हैं। राजेश जी देखिए, राजेश जी उन्होंने जो संवैधानिक रूप से जो बातें थी वो सामने रखी हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कोई बात रखी हो। तो आप ठीक है, पीयूष जी को अगर आपको लग रहा है कि 19-20 बोल रहे हैं तो कम से कम जो चीजें लिखी हैं उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। नहीं, देखिए रविंद्र जी, वहीं पे जी आ रहे हैं संदीप जी, आ रहे हैं। रविंद्र जी, वहीं पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया गया, और वहीं पे हिंदू समुदाय की जब बात आती है तो उनको बांटने की कोशिश किया जाता है। नहीं, एक राजा के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या होता है, ये थोड़ा सा समझाइए ना। देखिए मोदी, एक राजा के लिए तो सब बराबर हैं। देखिए बराबर अब वोट के लिए पसमानदा समाज के लिए आरक्षण की बात करने लगे तो वहाँ पे नहीं आया, धर्म नहीं आएगा क्या? पीयूष जी आ रहे हैं, पीयूष जी एक मिनट, पीयूष जी सुन लेते हैं पहले राजेश जी को, अपनी बात उनकी पूरी कर लें। ठीक, जो विश्वास हमने जनता का हासिल किया है और जनता के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और अपने प्रति, वो क्रेडिबिलिटी मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस कभी हासिल नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये जो लंबा समय 70 साल का रहा है, जनता ने देखा है, कर्नाटक ने भी देखा है। वो तो आपको 40% सरकारा के नाम से बुला रहे हैं, उन्होंने तो पूरा सारी चीजें जारी कर दी हैं कि देखिए साहब कितना कमीशन किस किस व्यक्ति के पास पहुंचता है। हाँ, यही मैं, देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि जिसका पूरा कुनबा, जिसका मेन जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ये सारे लोग जेल से बाहर हैं, जो करेक्टर में लिप्त है, जिनके पूरे आका ही करेक्टर में लिप्त है, अपने भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हंसी आती है रविंद्र जी। अच्छा ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो सारे के सारे लोग करप्ट हैं और किस तरह से जेल की सलाखों के पीछे जाने की तैयारी में है, जमानत पर बाहर है, तो आप हमको नसीहत देंगे? रविंद्र जी, राजेश जी की जो झल्लाहट आपको समझ में आ रही होगी, उनको अंदाजा हो गया है कि उनकी स्थिति क्या होने वाली है। ये झल्लाहट, आप पर झल्लाना, क्यों जी पे झल्लाना, समझ में आता है। और आपकी ये चुनावी मोड में राजेश जी एक मिनट, राजेश जी एक मिनट, आ रहे हैं आपकी बारी थी, आपके बीच में नहीं बोलने दिया। आदत डाल दीजिए, हाँ बेहतर रहेगा। आगे के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा आदत अभी से डालिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी करप्टेड व्यक्ति हैं, तो सत्ता में 9 साल से आप हो। ठीक है, अगर सत्ता में नहीं होते, विपक्ष में होते, तब ये बात कहते, तब जनता के बीच में एक चर्चा थी कि सत्ता में जो व्यक्ति है वो कार्रवाई नहीं होने दे रहा है। 9 साल में आज भी आप वही गाना गा रहे हो, बेल पे है। अगर सरकार किसी के खिलाफ FIR लिखा देगी, कानून उसको अधिकार देता है बेल कराने का ना, तो उस अधिकार का उपयोग करके बेल के बाहर है। आपके पास क्या सिस्टम है? आप सबूत उपलब्ध कराइए, कोर्ट को सबूत दीजिए। नहीं तो आपको कांग्रेस की ताकत पर भरोसा है या जो 5 साल का रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन रखा गया, कभी तुम कभी हम, वो उस रिकॉर्ड पर भरोसा है आपको? नहीं, ये परसेप्शन भाजपा क्रिएट करेगी। अभी एक सवाल तो इसके आगे पूछने वाला समय, वो बात आप आगे बढ़ा, दोस्त के आगे चले गए। पहले ये राजेश सिंह बता दें कि साहब ये बता दीजिए कि अगर कर्नाटक का चुनाव हारते हैं तो मोदी जी की हार होगी या किसी और पद से ढूंढ रखा है उनका पत्ता बनाने के लिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये बता दीजिए जी, दूसरा सवाल जो फिर आपने बात आगे की थी, उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर कर दे। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, जिम्मेदारी तय कर दीजिए। और हार किसकी होगी? हाँ नहीं, बिल्कुल
को हम तय कर रहे हैं। हाँ, देखिए कर रविंद्र जी, झल्लाहट में तो पहले प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा झल्लाहट की बात। झल्लाहट तो पूरी दुनिया ने देख लिया रविंद्र जी। लंदन में जाकर के झल्लाहट दिखा रहे थे कि देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अच्छा, वो कर्नाटक के चुनाव की बात है। हाँ वही, अरे भाई पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ। मैं कर्नाटक नहीं, कर्नाटक में आइए, आप तो विदेश पहुंच गए। वही राहुल जी, वही प्रियंका जी। नहीं, देखिए राजेश जी, नहीं राजेश जी, देखिए कर्नाटक देश के बाहर है क्या? नहीं राजेश जी, देखिए कई मुद्दे ऐसे हैं जो पश्चिम साइड में सक्रिय हो जाते हैं, उसका फायदा मिलता है आपको, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जो जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे खत्म होते जाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि वहां की जनता जो है वो कहते भैया स्थानीय लोगों की बात कीजिए, स्थानीय मुद्दों की बात कीजिए, हमें क्या लेना देना कि आपका कौन सा नेता कहां का है, हमें तो ये चाहिए कि भाई हमारा ये नेता है, इसका चेहरा अच्छा है, उसको आप तवज्जो देंगे तो फिर हमारे लिए बेहतर है। राष्ट्र की आप बात करते रहे, राष्ट्र के लिए तो सब पूरा राष्ट्र एक ही है, चाहे बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, पूरा देश है कि किसको लग रहा है टूटा हुआ देश है? नहीं, एक उन्होंने जो प्रश्न किया झल्लाहट की, तो झल्लाहट बता रहा था। झल्लाहट के लिए उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने कहा कि भाई मुद्दे की बात करिए ना, कि आपकी सरकार रही है इतने वर्षों तक, वहां पर क्या काम किए गए? आप चेहरे पर वोट मांग रहे हैं, आप राष्ट्र के मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं, तो वहां क्या काम किया ये बताइए ना। रविंद्र जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब मैं लोकल मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए 2009 से लेकर के 2014 तक 54,000 करोड़ रुपए का बजट था कर्नाटक के लिए। आज 2019 से लेकर के 2023 तक का जो बजट है 2,26,000 का, तो मतलब दुगने से ज्यादा भी बजट हमने दिया। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम बजट अगर बढ़ा देते हैं तो वो विकास का पैमाना है, यही बात है ना? यही बात राजेश जी कह रहे थे। राजेश जी, बजट बढ़ा दिया हमने, सबका साथ सबका विकास, ये सब चीजें जनता को भी तो समझ में आनी चाहिए, और क्या ये सही है विकास का पैमाना हम बजट से आंक लें? देखिए रविंद्र जी, मैंने अपनी पूरी बात नहीं किया था, आधे से ही रोक करके चले गए, इसीलिए मौका दे रहे हैं आपको, आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ, इसीलिए देखिए, हाँ, ये कर्नाटक की जनता रविंद्र जी जानती है कि कांग्रेस के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनी है, उनके जीवन में किस तरह तरीके से सुधार हो रहा है, उनका जीवन स्तर किस तरीके से ऊंचा उठा, ये कर्नाटक की जनता जानती है। जमीन पे ये चीजें दिखाई पड़ती है, ये हवाई बातें नहीं है। ठीक बात है। बजट की बात भी किया कि हमने बजट लगभग दुगना से अधिक लिया, इतना ही नहीं, बेंगलोर जैसे शहर में। वो ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, बजट आपने दुगना, आप 4 गुना कर दीजिए बजट, लेकिन वो बजट का पैसा लगा कहाँ ये भी तो बता दीजिए ना। अरे वही मैं पूरी बात बता रहा हूँ ना। हाँ, 60 किलोमीटर का जो मेट्रो का लाइन था बेंगलोर में, अब 70 किलोमीटर हो गया है, आगे 100 किलोमीटर होने वाला है। 13,000 लोगों को आवास मिला है ठीक बेंगलोर में। उसके बाद मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ कि 50 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए केंद्र देती है, 4,000 रुपए वहाँ की हमारी प्रदेश की सरकार देती है, 10,000 रुपए उनको मिलता है। अब उसके अलावा हम केवल विकास के साथ साथ हम धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से जो यहाँ के पिछड़े लोग रहे हैं, चाहे वो लिंगायत समाज के लोग रहे हैं, SC समाज के लोग रहे हैं, चाहे उनको आरक्षण देने की बात हो, आवास देने की बात हो, मुसलमान आते हैं इसमें। जब हम मेट्रो बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो केवल हिंदू नहीं करता, इसीलिए मैं कहता हूँ। हाँ, लेकिन किसी का आरक्षण खत्म करके आप दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? कभी भी देखिए, हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो राजनीति बर्दाश्त करने का काम करते हैं। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है। पीयूष जी, ठीक है पीयूष जी, आप सहमत हैं इन बातों से? थोड़ा आप भी प्रकाश डाल दीजिए कि बजट अगर बढ़ जाता है तो उसको हम विकास का पैमाना मान लेंगे। दूसरा एक बात और इसमें हम इंक्लूड करना चाहेंगे कि इतनी सारी बातें होती हैं, सबका साथ सबका विकास की भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ बात कर रही है, और वो उम्मीद है संगठनात्मक रूप से जो चमत्कार भी देखे हैं कि हारी हुई बाजी को भी कई बार भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बड़े नेता का, सशक्त नेता का कांग्रेस में शामिल हो जाना ये फायदा पहुंचाएगा नुकसान? और साथ ही बजट वाली बात भी। बजट अगर बढ़ेगा नहीं तो 40% का फायदा बढ़ेगा किससे? ये सीधी सी सोचने की बात है। तो बजट इसलिए भी बढ़ाया जाता है 40% को इसका ज्यादा फायदा लिया जाए। देखिए, बजट का आवंटन इसी से किया जाता है कि काम बड़े करने हैं, काम जनता के लिए करने हैं। लेकिन सवाल यही कि सिर्फ बजट बढ़ा देने से नहीं होता है, क्योंकि हमने बहुत से देखा
कि सरकारों के कई विभाग हैं जिनको आवंटित धनराशि खर्च भी बिल्कुल नहीं हुई। ये केंद्र सरकार की भी ये रिपोर्ट आई थी अभी, और जो है कि राज्य सरकारों में भी यही हाल है। तो आप कितना खर्च कर रहे हैं और वो जिस कार्य के लिए वो आवंटन हुआ है या पैसा बढ़ाया गया है, क्या उसके लिए आप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, उससे विकास तय होगा। न सिर्फ आप जो है कागजी रूप से अगर आप बढ़ा दीजिए कि साहब धनराशि हमने इतनी बढ़ा दी तो आप मान के चलिए साहब हम तो विकास कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं होता है। जमीनी स्तर पे आप वो काम पूरे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उससे विकास होता है, न कि सिर्फ कागजी आप आवंटन करते रहिए उससे। मेरा ये मानना है। और इसको आप भी देख सकते हैं, आप भी अनुभव कर सकते हैं इस बात को। दूसरी बात जो आपने कहा, देखिए कि इस तरह से अगर जो है कि केंद्र के रूप में, अगर केंद्र के चेहरे के रूप में आप केंद्रित कर देंगे पूरे राज्य के चुनावों को, तो वो कहीं न कहीं जो है कि वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इग्नोर किया है। ये फायदा पहुंचाएगा या नुकसान? नहीं, देखिए वो किस समाज के हैं ये ध्यान देना। वो लिंगायत समाज के बिल्कुल हैं और काफी लोकप्रिय रहे हैं, अपने 6 बार के चुनाव वो जीतते रहे हैं। और वो उनको जिस तरह से हरस किया गया, वो दिल्ली भी गए फिर भी उनको टिकट दिया गया उस तरह से, तो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाने की पूरी संभावना है। देखिए, एक तो येदियुरप्पा का भी जिस तरह से अपमान किया गया, ये लिंगायत समाज मानता है, तो वो गुस्सा उनके अंदर है। फिर शेट्टार का जाना, उसके अलावा एक और जो लिंगायत नेता है, उनके बहुत बड़े नेता हैं, उनका चले जाना, और एक और का जेडीएस में शामिल हो जाना, तो ये एक लिंगायत समाज से कई नेता, जो बड़े नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से गए हैं। आपको याद होगा, देखिए हिमाचल में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हिमाचल में भी जो है कई लोग रेबल हुए थे वहां पे, और प्रधानमंत्री जी के फोन करने के बावजूद जो है वो जो उन्होंने अपने कदम वापस नहीं लिए। यही स्थिति हमें यहाँ दिखाई दे रही है कर्नाटक में भी, क्योंकि जो लोग जिनका प्रभाव है उनका आप टिकट काट देते हैं, और जो है कि यानी जो चीजें कभी कांग्रेस के साथ हो रही थी वो अब बीजेपी के साथ होने लगी यहाँ पर। निश्चित रूप से देखिए, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, कांग्रेस जब परफॉर्म नहीं करती रही, कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं कांग्रेस ने बनाया, तो उसके साथ स्थिति बनी, लोग जाने लगे। यही अब भाजपा में हम देखते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं गुजरात में भी ऐसा हुआ था, और जो है कि हिमाचल में भी हुआ था, और ये बड़ी बात है भाजपा के अंदर होना। और आप सोचिए कि आप मोदी जी की बात होती है कि वो पलट देते चुनाव, मोदी जी मानते हैं, वो जनता दे भी देती है, फिर होता क्या परिणाम, आपको 70 चेहरे बदलने पड़ते हैं। तो आखिर उनके लिए भी तो मोदी जी ने मांगा था वोट ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोदी जी फेल हो गए। ऐसे लोगों को आपने जनता के सामने रखा जो परफॉर्म नहीं कर पाए, उनको आपको बदलना पड़ा, तो ये खतरा ये बड़ी बात कही। ठीक है, ये जो आपने बात कही, ये इसमें बहुत गहराई है कि 70 चेहरे बदलने पड़ जाए आपको, उसके बाद तो फिर आप किस बात के कामयाब हुई, ये भी ठीक बात है। राजेश जी आपके पास आएंगे, संदीप कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी, देखिए जिस तरीके से अभी पीयूष जी ने बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता था बिल्कुल उन्होंने कह दी, लेकिन उस बात को आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ बात को जरूरत है। ये राजेश जी से इतनी अपेक्षा है कि अब चुनाव हो गए हैं, कम से कम अब तो आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से बाहर निकल कर चले आइए। आज भी नहीं तो इसको ये जो तीर है ये पकड़ाया किसने उनके हाथ में? आपने अपने मैनिफेस्टो में जो चीज लिखी है उसको उन्होंने हथियार बना लिया। नहीं सर आप तो सेल्फ गोल कर लेते हैं ना। नहीं सर, आप तो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। सर बात आ जाने दीजिए। गोल किया है, क्या किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा, और रिजल्ट बताएंगे क्या किया है, हमें पता है। पहली चीज आप एक बात मान के चलिए कि कांग्रेस ने कभी भी जो है बजरंग दल को बैन करने की बात अपने मैनिफेस्टो में नहीं कही है। अच्छा, चुनाव हो गया, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आज भी मैनिफेस्टो कर लीजिए। हमने उस मैनिफेस्टो में ये कहा है कि हम जो सांप्रदायिक फैलाने वाले संगठन, चाहे वो PFI हो, चाहे वो बजरंग दल हो, हम इनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेंगे। नाम ले लिया ना आपने, नाम ले लिया ना आपने, नाम तो ले लिया ना आपने, बिल्कुल ले लिया। हाँ तो बस आपने पकड़ा दिया, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, हथियार तो पकड़ा दिया ना आपने, हथियार उनका काम पूरा हो गया।
सुन तो लीजिए। हाँ। अब हम बात करेंगे ना कि ध्रुव सक्सेना कौन था। हाँ। 18 SI के उसके साथ पकड़े गए ठीक तो है। बजरंग दल का था कि नहीं था। मोदी जी बजरंग दल को गुंडा संगठन कहते हैं तो मोदी जी सही है कि बजरंग दल सही है, ये सब पे बात होगी ना। ज्योतिराज सिंधिया ने क्या कहा बजरंग दल के बारे में, ये सब पे चर्चा होगी, तो बच के नहीं जा पाएंगे। ठीक है राजेश जी, संदीप जी कहना चाह रहे हैं जिस तरह के मामले और सामने आए ना बजरंग दल को लेकर, उससे तो प्रश्न चिन्ह लगता है। उस बारे में कांग्रेस बात कर रही है, अगर इसमें कोई दोषी पाया जाएगा या इस तरह की कोई हरकतें पाई जाती हैं तब आगे की कार्रवाई होगी। सीधे सीधे तो दोषी नहीं ठहराया, उस पर क्या कहना है, उसको लेकर कुछ कहा जाएगा। और आपको अगर इस तरह का कोई हथियार मिल जाता तो आप भारतीय जनता पार्टी भुनाने से भी तो नहीं चूकती उसको। नहीं देखिए रविंद्र, नहीं चलिए उससे भी बात करते। देखिए रविंद्र जी, मैं पहले संदीप जी के प्रश्न का जवाब देता हूँ। हाँ। संदीप जी को शायद जानकारी नहीं है। भाई बजरंग दल के बैन लगाने की बात नहीं है। 1990 में कांग्रेस ने बैन लगा दिया था। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन को हटाया। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं तो एक बार वो बैन लगा भी चुके हैं, केवल बात ही नहीं की है। बैन 1990 में ऑलरेडी कांग्रेस लगा चुकी है। 90 में क्यों लगाया था? मैं ये जानकारी क्यों लगाया था 90 में? दूसरी बात मैं बता रहा हूँ। हमें नहीं पता, बता दीजिए। अरे बाबू साहब 90 में बैन क्यों लगाया था बता दीजिए। राजेश जी बता दीजिए क्यों लगाया। नहीं आप अरे भाई लगाया बैन क्यों लगाया, ये डिस्कशन की बात है। लगाया बैन क्यों लगाया? दूसरी बात जहाँ तक विकास की बात है, बैन क्यों लगाया था? कर्नाटक में एक जगह आता है गुलबर्गा। बजरंग दल को बैन क्यों किया था? 1945 से लेकर के बजरंग दल को बैन क्यों किया था? इसके भाग रहा हूँ। बोल रहे हैं संदीप जी आएंगे। संदीप जी बीच में नहीं। संदीप जी आ रहे हैं आपके पास आज हमें पता है, हम समझ रहे हैं आपको बूस्टर डोज मिल रहा है। संदीप जी ठीक है, आप उत्साहित हैं, इतना उत्साहित मत होइए, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर लें, उनको बोल लेने दीजिए। देखिए असली खुशी तो तब होगी ना जब परिणाम आएंगे। अभी तो थोड़ा सा सहमत रहिए, आप बोल लेने दीजिए, आज उनका मौका है भाई जी। हाँ ठीक है। हाँ 1945 से लेकर के हाँ बोलिए राजेश। 2019 तक गुलबर्गा में मात्र 16% लोगों के घरों में नल से जल आता था। आज 63% लोगों के घरों में नल से जला रहा है। मैं ये बात बता रहा हूँ विकास की, ठीक है, POC की। केवल बात हम लोग हवा नहीं करते, हम लोग डाटा और फैक्ट पे बात करते हैं। विकास हुआ, किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि। अच्छा चलिए एक बात पीयूष जी, 10,000 रुपए पीयूष जी ने कई बातें बोली। 50 लाख किसानों को इसका फायदा मिला है। अब जवाब दे रहे हैं। देखिए 2014 के बाद से रविंद्र जी, हाँ। देश में केवल राजनीतिक बदलाव ही नहीं आए, केवल विकास की सत्ता नहीं आए। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात की तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण के तहत जो धार्मिक मर्यादाएं थी जिसको कांग्रेस समाप्त करने की कोशिश करे उसको भी पुनर्स्थापित किया जा रहा है। तो जो 80 वर्ग के लोग थे, एक हिंदू समुदाय को लेते हैं, उनके जीवन स्तर में जो सुधार करना चाहिए उसको हमारे केंद्र की सरकार भी, प्रदेश की सरकार भी कर रही है, जिसका ये लोग बार बार विरोध करते हैं। तो हम लोग उसका ये धार्मिक रूप से 10 साल में राजेश जी जनगणना की बात आती है कई बार तो जनगणना की भी बात आई। जनगणना अब तक करवाई गई क्या? आरक्षण की बात आती है, आरक्षण को डिवाइड कर दिया गया, किसी से लेकर किसी में बांट दिया गया। ये सब चीजें क्या है? 80-20 क्या हो जाता है? बजरंग बली और बजरंग दल, ये सब चीजें क्या है? ये विकास की परिभाषा लिखती हैं क्या? अरे रविंद्र जी, जब आप बजरंग दल पे बैन लगाएंगे, बजरंग बली के भक्तों पे बैन लगाएंगे, हिंदू देवी देवताओं का नाम लेने से आपको जो है कि चिढ़ होती है, आप भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करेंगे, तो भाई ये राष्ट्रीय पुनर्जागरण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जो सरकार है ना, उस पर ध्यान देना तो जिम्मेदारी है हमारी सरकार की। जब आप 2 सीट से तभी वही बात करते थे, हम बहुमत में तभी वही, हम उसको नहीं छोड़ सकते ना, वो हमारी आत्मा है, ठीक बात है, मूल सिद्धांत है वो, हम उसको नहीं छोड़ सकते रविंद्र जी। हम जो सनातन धर्म के ठीक है, तो उसके लिए तो बराबर की कार्रवाई फिर राजेश जी होनी चाहिए ना। बराबर की कार्रवाई अगर इस तरह के मुद्दे, कोई भी बात अगर इस तरह की करता है, सियासत में धर्म को लेकर आता है, तो उस पर फिर कार्रवाई होनी चाहिए ना।
आप किसी समुदाय विशेष पर आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। मैं संदीप जी तो फिर सारे जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या जिसके ऊपर भी आरोप लगते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रवीण जी, मैं थोड़ा सा ठीक है, हमने कहा कि जो ठीक है। देश को तोड़ने की बात संदीप जी, करता ठीक है, ठीक है राजेश जी। भारत माता ठीक है। इसका विरोध करता है तो संदीप कार्रवाई होनी चाहिए। संदीप जी वो ये कहना कह रहे हैं राष्ट्र की जो बात है हमें बोलना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं, अभी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। पहली चीज, धर्म के नाम पर बाला साहब ठाकरे ने एक बार वोट मांगा तो उनको चुनाव आयोग ने 6 साल वोट देने के लिए बैन कर दिया था। और एक हमारे फर्जी सनातनी आते हैं जिन्होंने सनातन धर्म का उल्लंघन करते हुए जो सीता जी के लिए राम जी लड़ गए, लंका पार कर गए और एक पत्नी छोड़कर भाग गए। मतलब कितना देखिए ये उन चीजों पर मत जाइए। देखिए संदीप जी, नहीं, ये चीजें, ये देखिए ऐसा हम मुद्दे पर रहें ज्यादा अच्छा, और हमारी भाषा जो है संयमित होनी चाहिए। किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इसकी अनुमति तो कोई नहीं दे सकता ना। बिल्कुल मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रविंदर जी, अगर आप सनातन की बात कर रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे या सिर्फ उसके नाम पर वोट लेंगे? आप अपना चरित्र, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, उनका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। महात्मा गांधी जी से एक माता आई कि उनका लड़का बड़ा मीठा खाता है और महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप 2 दिन बाद आइए तब इस पर बात करूंगा। ठीक है। 2 दिन बाद उनकी माता आई तो उन्होंने कहा जैसे कि मिठाई खाना जो है, गुड़ खाना खराब बात है। और ये माता ने पूछा कि ये बात तो आप उस समय भी बोल सकते थे। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं उस दिन जब आप आई थी तो मैं स्वयं गुड़ ज्यादा खाता था। हाँ, तो उन्हें तो आप भूल चुके हो ना। आप जिनकी बात कर रहे हो, जिनके एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, उनको तो आप बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। उन पर तो कोई आज बात ही नहीं होती। आज भी राहुल गांधी जी जब बाकी चुनाव हुए उसमें मंदिर मस्जिद करने लगे, वो भी तो जाने लगे मंदिर, वो भी टीका लगाने लगे, तो उसी परिपाटी पर चले गए। आप तो गांधी विचारधारा को बहुत पीछे छोड़ गए। लंबे समय बाद आपको याद आया। नहीं, हम बता रहे हैं। हाँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित न पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। हाँ। तो हम अगर मंदिर जा रहे हैं तो मस्जिद भी जा रहे हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं, हम गुरुद्वारा भी जा रहे हैं, हम पहले भी करते रहे। लेकिन यहाँ तो बात विकास की चल रही है ना, विचारधारा से तो बहुत पीछे चले गए ना। पीयूष जी, पीयूष जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर 2 सवाल पूछ लूंगा सनातन के बारे में जवाब नहीं दे पाओगे। हर की सनातनी हो, अभी हनुमान जी के बारे में पूछ लूंगा नहीं जवाब दे पाओगे। मत बात करो। ठीक है, उससे इतर जाते हैं और चलते हैं। चलिए, ठीक है संदीप जी, ठीक है। राजेश जी, 1 मिनट, राजेश जी, ठीक है, राजेश जी। पीयूष जी, हम ये समझना चाहते हैं, चूंकि जब आगे बात को जो बढ़ाना चाहता था संदीप जी, आते हैं इसके बाद आते हैं, इसके बाद। हाँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये लगता है चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चुनाव आयोग की चर्चा मैंने की, तो ये चीज होनी चाहिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर वोट मांगा हम समझ लेते हैं। पीयूष जी से समझ लेते हैं, ठीक है, पहली चीज हम पीयूष जी से समझ लेते हैं। ठीक है पीयूष जी, ये जो बात है ये उठी, कई बार उठी, एक बार नहीं उठी, रविंद्र जी एक प्रश्न उसमें जोड़ लीजिए। कई बार। 1 मिनट राजेश जी, आ रहे हैं। राजनीति अगर हो रही है हाँ। तो उसका भी पीयूष जी से पूछो, बताएंगे नहीं। ठीक है। मैं कह रहा हूँ उभरता कांग्रेस मानसिकता से है, बताएंगे नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुश्ती करने के राजनीति भी प्रश्न कर लीजिए। ठीक है, ये भी हम पूछ लेते हैं। ठीक है संदीप जी, जापान के प्रधानमंत्री को मस्जिद घुमाना क्या है? पाकिस्तान बिरयानी खाने जाना क्या है? ठीक है, ठीक है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं, हम कर्नाटक के चुनाव की बात कर रहे हैं। संदीप जी, कहाँ ले जा रहे हैं आप डिबेट को? संदीप जी, राजेश जी, विनम्र निवेदन है कि आप लोग खामोश हो जाएं। संदीप जी, 1 मिनट रुक जाइए, दूसरे को मौका दीजिए, सभ्यता का परिचय दीजिए। ठीक है, इतना भी मतलब हाइपर मत होइए कि आप दोनों चीजों को भूल जाएं। दर्शक देख रहे हैं सब, आप लोग संयमित रहिए। वक्ता हैं आप इस समय, आपको सुन रहे हैं आदेश, जनता सुन रही है आपको। पीयूष जी, एक तो यह है कि जब सियासी समीकरण तय किए जाते हैं तो कई बार जातिगत, धर्म, हर चीज के आधार पर देखा जाता है किसका वोट बैंक कितना है। उस आधार से अगर हम यहां पर देखें, वोकलिंगा या मुसलमान वोटर और बाकियों को, लिंगायत समुदाय को, क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? क्योंकि
यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि लिंगायत समुदाय जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में दिखा और थोड़ा सा बटा हुआ यहाँ पर नजर आया। पीयूष जी, चूंकि कई बातें हैं जो अभी बची हैं, एक तो चुनाव आयोग को लेकर यहाँ सवाल खड़े किए गए कि चुनाव आयोग की चुप्पी, क्योंकि उद्धव ठाकरे का आपने तंज सुना होगा जब उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने जब यही बात कर दी थी, यही बात, तो प्रतिबंध लगा दिया था उनके ऊपर, इवन मतदान देने की भी उनको परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन यहाँ खामोशी, ये सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे देखा जाए इसको? देखिए रवींद्र जी, ये सवाल वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है। अगर आप जो है कि एक ऑब्जेक्टिवली देखें तो, और जो हमारे संवैधानिक जो परंपराएं हैं और जो हमारी एक स्वस्थ परंपराएं जो हैं, और जो चुनाव आयोग का जो भूमिका है उसमें, और जो वो एक विजिलेंट जो है वो सिपाही की तरह माना जाता है, जो चुनाव का पर्यवेक्षण करता है और एक निष्पक्षी चुनाव कराने के लिए और एक ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए उसको बनाया गया है, और वो उसकी रेपुटेशन भी उसी में निहित होती है। लेकिन ये बात सही है कि देखिए, अगर हम देखें तो हर तरीके से जो है चुनाव आयोग को कमजोर किया जा रहा है। जिस तरह से वहाँ पे अपने पसंद के लोग रखे जा रहे हैं, आप रातों रात किसी व्यक्ति को वहाँ सदस्य बना देते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी कुछ कहा, सरकार को, केंद्र सरकार को फटकार लगाई, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट भी पास किया है जिसमें एक कमेटी बनाने की बात कही है। इसीलिए बात कही है क्योंकि लगातार जो है चुनाव आयोग कमजोर पड़ता जा रहा है। देखिए अभी ये हमने देखा था किस तरह मोदी जी की अगर हम बात करें, मोदी जी निश्चित रूप से एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री तो है, लेकिन लोकप्रिय होने का मतलब ये नहीं कि आप जो है संस्थाओं से ऊपर अपने को बना ले। क्योंकि जब मोदी जी, देखिए आपको याद होगा गुजरात के इलेक्शन के समय भी अपना वोट दे के, अगर वो एक सही तरीका माना जाए तो उनको वोट दे के वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रोड शो निकाल दिया जबकि वोटिंग हो रही थी। तो ये निश्चित रूप से जो है कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाता है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे कोई छोटा नेता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सब पे लागू होता है ये। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी देखिए आप, अभी कर्नाटक के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने जो है ये बात कहता है, इस देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इस बात को, ये बहुत बड़ा सवाल है रविंद्र जी कि आप वोट दीजिए और बजरंग बली का नारा लगती जय बोलिए, कि सीधे सीधे एक देश का प्रधानमंत्री अपने को एक धर्म विशेष का फॉलोअर बना रहा है, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारा देश जो है कि वो सभी सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सबसे जो है सबका सम्मान, सबसे इक्वल डिस्टेंस। शासक जो है वो कभी भी किसी धर्म का अगर मानने लगता है, हमारा देश, लेकिन इन सबके बावजूद क्या स्थिति नजर आ रही है? कोई धर्म विशेष। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा, जिस तरह भी कर्नाटक के चुनाव के पहले जो है कल जो है प्रधानमंत्री ने जो है एक ओपन अपील करी जो मतदाताओं से कर्नाटक के, वो भी मुझे लगता है कि कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ गया है। लेकिन इसकी शिकायत भी कांग्रेस ने करी वहां पे, लेकिन जो है कि चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता उस पर, क्योंकि प्रधानमंत्री है कहीं। लेकिन सोनिया गांधी का भी एक ट्वीट बड़ा चर्चा में रहा है, संप्रभु बता दिया जिसको। हाँ, संप्रभु बना दिया, उसको भी लेके जो है वो, लेकिन वो बाद में ये लगा कि कोई उसकी क्लिपिंग नहीं है, क्योंकि वो कोई रिकॉर्डिंग नहीं, उन्होंने बताया नहीं था। वो जो उनका ट्विटर हैंडल में सोशल मीडिया के लोग, किसी ने जो अनुवाद किया सोनिया गांधी के भाषण का, वो उसने गलती से उसमें जो है वो सोवरेंटी बना दिया गया, ये बात सामने आई है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको इस तरह से, वो प्रधानमंत्री मोदी भी इस तरह से कहने लगे कि जो है कि क्या गजब हो गया कि इस देश के कर्नाटक को अलग कर रहे हैं, लेकिन वो गलती उसकी थी जो सोशल मीडिया का कांग्रेस का जो देखता था उसकी थी। ये तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई जो है उनकी क्रिटिक सोनिया गांधी की इस बात को लेकर कोई क्रिटिक नहीं। राजेश जी जवाब दीजिए। उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दे दिया पीयूष जी ने कि ये चीजें आप देखिए दिक्कत देती है और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। देखिए रविंद्र जी, अगर राहुल जी जाकर के लंदन में, ये ठीक वैसी लगती है राजेश जी जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि 13 खिलाड़ियों के साथ खेला जा रहा है क्रिकेट, जब एक टीम के साथ अंपायर मिल जाते हैं। रविंद्र जी देखिए कि अगर सोनिया गांधी जी अपने ट्विटर हैंडल से कुछ ट्वीट करती है तो वो उनका जो है जो सोशल मीडिया का वर्कर है वो कर देता है। कर्नाटक को संप्रभु बना दिया जाता है। उस पर राहुल गांधी जी जाकर के लंदन में, नहीं वहां तो गलती स्वीकार हो गई, यहाँ गलती स्वीकार होगी क्या?
गलती कहाँ स्वीकार हो गई रविंद्र जी? गलती स्वीकार होती तो संसद से बर्खास्त किए जाते क्या? उनको तो यही कहा गया तो माफी मांग लीजिए। तो लंदन में जाकर के भारत के लोकतंत्र की तुलना पाकिस्तान से कर देते हैं, चीन को एक शांतिप्रिय देश बता देते हैं और बाद में चैनल पे आकर चीन की प्रवक्ता कहते हैं कि भाई ये गलती हो गई। ठीक है संदीप जी, देश के खिलाफ ही क्यों गलती होता है? संदीप जी, देश के सर्वे के खिलाफ जाकर के जब चाइना पे हमारे सैनिक लड़ाई करते हैं तो इनके राहुल गांधी जी जाकर के चाइना के राजदूत से मीटिंग करते हैं और फिर कहते हैं गलती हो गई। ठीक है, आप कहाँ ले जा रहे हैं? के विरुद्ध क्यों होता है रवि? ठीक है संदीप जी, पहली अगर बात ये तो हमारे गलतियां साथी होती जो हैं, बात कर रहे हैं तो माफी मांग लेनी चाहिए अगर इस तरह की और गलती है। यदि आप इनको आप छोड़ नहीं रहे हैं, मुझे राजेश जी की दया आ रही है, बहुत दया आ रही है, मतलब इतनी दया आ रही है इतनी दया मत कि करिए। भाग अब आप अच्छा संदीप जी, अब आप जवाब दीजिए, समय कम है, जवाब दीजिए। हाँ, सीधा जवाब दीजिए। राहुल की बात है, 2017 का चुनाव मुझे याद है, मुझे यहाँ पर गुजरात का राजेश जी जवाब ले रहे हैं। राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया था कई न्यूज चैनलों को, हाँ। जो है चुनाव आयोग ने उसको प्रसारित करने से रोक दिया। हाँ, और आज हमारे मोदी जी चुनाव के प्रचार खत्म होने के बाद वीडियो संदेश जारी करते हैं और चुनाव आयोग की जो है सर पे जू तक नहीं दिए। तो ये कितना मतलब घुटनों पे चल रहा है चुनाव आयोग। और जैसे बताई कि सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी, तो ये तो कहीं ना कहीं शर्म की बात है। अब आ जाते हैं, हमारे साथी ने लंदन की बात की। नहीं वो छोड़ दीजिए, वो तो बातें बहुत बार हो गई, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो आप कर लें। पीयूष जी एक सवाल का जवाब जरूर चाहेंगे, क्षेत्रीय दलों की मजबूती की। कई चुनाव ऐसे देखे गए जिसमें क्षेत्रीय दल कमजोर हुए, जेडीएस की स्थिति यहाँ क्या देखते हैं आप? देखिए जेडीएस की स्थिति जो है वो देखिए जेडीएस जो है वो ज्यादातर वोकलिका वोटों के आधार पर किसानों की पार्टी है। वो जो है कि देवगौड़ा साहब खुद किसान परिवार से आते रहे हैं और वो इसीलिए उस इलाके में ओल्ड मैसूर का इलाका जो है दलितों के बीच में उसकी पैठ है। तो और उनका वोट प्रतिशत जो है कि वो 15-20% रहा है हमेशा से। एक बार ऐसा हुआ था 2004 की शायद बात है जब उनको 56-57 सीटें मिली थी, नहीं तो उसको 30-35-40 सीटें यही मिलती रही हैं और वो एक किंग मेकर की भूमिका में हमेशा रहता रहा है वो। तो मुझे लगता है लेकिन इस बार कहीं न कहीं जो है जो हमने टोटल कैंपेन में देखा, उनका कैंपेन बहुत थोड़ा मुझे कमजोर दिखाई दिया, उस तरह से दिखाई नहीं दिया। देवगौड़ा साहब एक बार निकले थे और उन्होंने अपील करी, इतना बीमारी के बावजूद काफी भीड़ जुटी थी उनकी, वो लोकप्रिय भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कैंपेनिंग होनी चाहिए थी किसानों के मुद्दे को लेके, तो देखिए मुंबई सरकार 2022 में एक कानून लेके आई, जो लैंड रिफॉर्म का कानून लेके आई, जिसके किसानों की जमीन कॉर्पोरेट्स को देने का पूरा हक मिल गया। ठीक है, किसानों को मिनिमम जो है वेजेस जो है वो नहीं, उसके खिलाफ एक कानून लेके आई, मंडियों को कमजोर किया गया। ठीक तो है, किसानों के बहुत से मुद्दे थे। पीयूष जी एक बात और चलते चलते एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि अगर कांग्रेस जीतती है तो उसकी जीत का आधार क्या होगा, और अगर बीजेपी जीतती है तो उसकी जीत का आधार क्या हो सकता है? देखिए कांग्रेस जीतती है तो उसकी जीत का आधार उनका एक तो संगठन है, वहां पे संगठन उतना कमजोर नहीं जितना राज्यों में है, इसीलिए वो जो है 37-38 संक्षेप में आते हैं। तो वो संगठन की मजबूती उनका है। लेकिन जो उन्होंने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुद्दे उठाए और जो गारंटी उन्होंने दी है महिलाओं को, युवाओं को, वो कहीं कहीं मुझे लगता है, और उनकी लीडरशिप, लोकल लीडरशिप ने जिस तरह से कैंपेनिंग की है, वहां जुटी रही है, वहां पिछले 1.5-2 साल से, तो हालांकि उसके परिणाम दिखाई नहीं दे रहे एग्जिट पोल में। ठीक है, उनको ज्यादा सफलता मिली, यानी मेहनत तो दोनों ने की है, लेकिन रिजल्ट किसका होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लेकिन अब चूंकि ईवीएम में कैद हो चुकी हैं सारी चीजें, सबने अपने अपना जोर लगा लिया, जिसको जो मुद्दा मिला वो उठाया। देखना यह है कि कर्नाटक की जनता ने किसके सिर पर ताज पहनाने के लिए ठान लिया है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।